हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करेंगे 12th क्लास का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग होता है संगठित यानी संगठन, और ऑर्गेनाइजिंग संगठित होता है। यह है, हमने मैनेजमेंट पढ़ा था, यह मैनेजमेंट का सेकंड काम है या फंक्शन है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को करते हैं। आइए देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग: आफ्टर लेइंग डाउन द प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेक्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर इज ऑर्गेनाइजिंग। प्लान को बना लेने के लिए, प्लान को बनाने और ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद जो मैनेजर का नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट कार्य आता है, वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। इट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटी एंड रिसोर्स आर रिक्वायर्ड। इसके डिसाइड किया जाता है कि कौन सी एक्टिविटी की जाएंगी और हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एंड डिसाइड हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क। कोई व्यक्ति कैसे किसी काम को करेगा। वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन। यह कहाँ पर तथा किसके द्वारा किया जाएगा, इस चीज़ का निर्धारण करना ही संगठन कहलाता है। जैसे हम मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। इसका पूर्व निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है, यानी प्लानिंग। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, कैसे करना है। अब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा या जो भी संस्था होगी, उसको क्या करते हैं, हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जॉब क्या करते हैं, जॉब और पोस्ट डिसाइड करते हैं। ठीक है, जिसको क्या होता है कि जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो दस ऑर्गेनाइजिंग मीन एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर। बहुत से जो हमारे कारक है उनमें संबंध स्थापित करना। जैसे कौन से, प्रोडक्शन एंड इट्स कंसर्न विद एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमोंगस्ट जॉब सेक्शन, डिपार्टमेंट एंड पोजीशन। क्या है, जॉब सेक्शन, डिपार्टमेंट और अलग अलग तरह की जो पोजीशन है, उसमें क्या है, रिलेशनशिप स्थापित करना ही ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplish objective। संस्था के उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण प्राप्त करने के लिए क्या है कि संस्था में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और क्या है, डेलीगेशन में क्या करना, एक संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आइडेंटिफाई ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहले हम एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है। उसके बाद आता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। जो आइडेंटिफाई की है हमने एक्टिविटी, उनका एक ग्रुप तैयार करेंगे सिमिलर एक्टिविटी का। फिर क्या होता है, एक्यूमुलेटिंग ऑफ रिसोर्स। जो रिसोर्स हैं, जो सेम लेवल की एक्टिविटी हैं, उनको क्या करेंगे, एक साथ लेके आएंगे। फिर डिफाइनिंग हायरार्की ऑफ पोजीशन। जो एक संस्था में पोजीशन होती है, टॉप लेवल से लेकर सुपरवाइजर तक, उनकी एक हायरार्की डिसाइड की जाती है। असाइनिंग ऑफ जॉब। प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, फिर जॉब की असाइन की जाती है। स्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बीच में क्या करना, रिलेशनशिप स्थापित करना। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। ये सब कुछ होने के बाद जो परफॉर्मेंस होती है, उसका इवेल्युएशन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन की जो प्रक्रिया है, उसमें कौन कौन से चरण हैं, इसको हम देखते हैं। डिटरमाइनिंग ऑफ अल्टरनेट एक्टिविटी।
सबसे पहले एक्टिविटी का डिसाइड करना कि कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी, फिर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, उन एक्टिविटी को क्या करना, एक ग्रुप में बनाना, फिर असाइनिंग ऑफ ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी ड्यूटी असाइन करना, फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, फिर उनमें संबंध स्थापित करना, किसमें, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। नेक्स्ट आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फिर अथॉरिटी को डेलीगेट करना। अब इसको देखते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टोटल वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान। इसमें क्या है कि प्रत्येक जो भी कार्य होता है या एक्टिविटी होती है उसको छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। बाय डिवाइडिंग द वर्क द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग एम्प्लॉय। इसमें जो एक काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने से जो वर्कर का जो बर्डन है वो कम हो जाता है। इट फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एंड स्किल, इससे क्या है स्पेशलाइजेशन आता है और जो हमारा डुप्लीकेट कार्य करने का था वो ख़त्म हो जाता है कि बार बार कोई व्यक्ति एक काम को नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है कि उसे क्या काम करना है, वो सिर्फ उसी को करता है। डिपार्टमेंटाइजेशन, विभागीकरण, द सेकंड स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन इज टू कंबाइन और ग्रुप सिमिलर रिलेटेड जॉब into large unit called department, division and section. They can be grouped on the basis of function, product, customer, territories. Departmentization is done to achieve coordination and facilitate unity of effort. डिपार्टमेंटाइजेशन में क्या होता है, जो सिमिलर एक्टिविटी होती हैं या सिमिलर ग्रुप होते हैं उनको मिला के एक यूनिट बना दी जाती है, एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जिससे हम हमारी एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सकते हैं और हमारे जो फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ जो हमारे जो कार्य हैं, एक्शन हैं, उनमें क्या कर सकते हैं, हम यूनिटी ला सकते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। इसके बाद डिपार्टमेंट बनाने के बाद क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी असाइन कर दी जाती है कि इस पोस्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और ये इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। वंस डिपार्टमेंट हैव बीन परफॉर्म्ड ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ an individual called department head, production manager, finance manager. Jobs are then allocated to the member of each department according to skill and qualification. इसमें क्या है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट बनाने के बाद उसकी ड्यूटी असाइन कर दी जाती है कि इसमें ये हेड होगा और इसके ये काम होंगे। इससे क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे रखा जाता है। नेक्स्ट आता है establishing reporting relationships. merely allocation work is not enough. मतलब क्या होता है कि हमें केवल वर्क का एलोकेशन करना ही ज़रूरी नहीं होता, उससे भी ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। ईच इंडिविजुअल शुड आल्सो नाउन, प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि whom ही हैज़ टू टेक ऑर्डर, उसे किससे ऑर्डर लेने हैं। टू whom ही हैज़ अकाउंटेबल, वो किसके प्रति जवाबदेह है, मतलब कौन उसको ऑर्डर देगा और उस ऑर्डर के प्रति वो किसके उसको जवाब देना है। इसे इसमें क्या आता है, एक रिलेशनशिप स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला तो जैसे हमें पढ़ा था कि इसमें क्या करते हैं, हम एक किसी काम को, किसी टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। इससे क्या मिलता है कि हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है कि कोई भी व्यक्ति बार बार किसी काम को करेगा तो क्या होगा, उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा और इससे क्या होगा कि हम अपने काम को एफिशिएंटली तरीके से और स्पीडली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। It help in creating well-defined job and also clarifying the limit of authority and responsibility of each other. The superior-subordinate relationships is clearly defined in organization. इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने से
ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जॉब और ड्यूटी और उसकी लिमिट के बारे में पता होता है कि उसे इस पोस्ट पर रहते हुए कितना काम करना है, जिससे क्या होगा कि जो उसका सुपीरियर होगा और उसका सबॉर्डिनेट होगा, उन दोनों में रिलेशनशिप बेटर तरीके से डिफाइन होंगे कि किसे क्या करना है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। It provide a clear description of job and related duty which help to avoid confusion and duplication. इसके द्वारा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता होता है कि प्रत्येक जो भी पोस्ट हमने क्रिएट की है उसकी क्या ड्यूटी है और प्रत्येक इंडिविजुअल को उसके बारे में पता होता है। इससे क्या होता है कि इससे कन्फ्यूज़न दूर होती है और जो भी डुप्लीकेट होता है कि मतलब कोई भी कार्य को बार बार करने से हमें क्या है, हम उस एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं और अपने काम को इफ़ेक्टिव मैनर में कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एनेबल प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विच रिजल्ट इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हमें प्राप्त होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब, अवॉइड ओवरलैपिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। यदि हम किसी जॉब को प्रॉपर वे में असाइन कर देंगे तो इससे ओवरलैपिंग मतलब बार बार किसी कार्य को करने की जो घटना है वो बंद हो जाएगी। दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग कन्फ्यूजन एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज रिसोर्स एंड एफर्ट। इससे क्या है, हम संसाधनों का अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं और उनके क्या है वेस्टेज को कम से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अडॉप्टेशन टू चेंज। ए प्रॉपरली डिजाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल विच फैसिलिटेट एडजस्टमेंट टू चेंज इन वर्कलोड कॉज बाय चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, रिसोर्स एंड मार्केट। क्या होता कि एक अच्छे से डिफाइन किया गया, यदि हमारे पास कोई संगठन है उसमें प्रत्येक व्यक्ति अवेयर होता है अपने डायनेमिक इन्वायरमेंट के लिए, जिससे क्या है वो उसमें आने वाले चेंज से अपने आप चेंज करता रहता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। साउंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज इनिशिएटिव एंड रिलेटिव थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। कोई अच्छा संगठन है उसमें क्या है कि वो अपने कर्मचारियों के इनिशिएटिव यानी पहला क्षमता को बढ़ावा देता है। वन मैनेजर डेलीगेट दायर अथॉरिटी, यदि कोई मैनेजर अपनी क्या है अथॉरिटी को दूसरों में देता है, इट रिड्यूस, उसका वर्कलोड कम होता है, जिससे क्या है कि वो इम्पोर्टेंट काम पे ज़्यादा फोकस कर पाता है और जिससे क्या होता है कि संस्था को नए नए आइडिया मिलते हैं और वो इनोवेशन यानी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। It help in growth and diversification of an enterprise by adding more job position, department, product lines, new geographical territories। इस प्रकार क्या है, कोई भी संस्था अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए कार्य कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या अर्थ है? It seek to establish relation among the person working in the organization। यह एक क्या संबंध स्थापित करता है। Under the organizational structure, various posts are created to perform different activity from the attainment of objectives of the enterprise। इंटरप्राइज यानी संस्था के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए अनेक एक्टिविटी की जाती हैं, जिससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उनमें तालमेल स्थापित करता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी ड्यूटी को अच्छे से समझकर अपना कार्य करता है और हम संस्था के गोल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक हायरार्की होती है टॉप लेवल से सुपीरियर तक की। चलिए देखते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय ए सुपीरियर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है कि जिसमें एक हायरार्की होती है जिसमें सबॉर्डिनेट इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है अपने सुपीरियर को।
द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट गिव ए शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, द डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन स्ट्रक्चर। इससे क्या है, डिटरमाइन करने में हमें मदद मिलती है। एरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन टॉल स्ट्रक्चर एंड वेयर वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन फ्लैट स्ट्रक्चर। यदि कोई स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एरो टाइप में होगी, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होगी, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा टॉल स्ट्रक्चर होता है। यदि कोई स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होगी, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वाइड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर activities are grouped and department are created on the basis of specific function to be performed। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि किसी संस्था में यदि बहुत सारी एक्टिविटी की जाती हैं तो उसमें जो डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाते हैं स्पेसिफाई फंक्शन के लिए, प्रत्येक स्पेशल फंक्शन के लिए, और उनको अलग अलग जॉब एलोकेट की जाती है। जैसे क्या होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, इस तरीके से जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया। इस तरीके से अलग अलग क्या कर दिया गया, इसमें हम इसको अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया। इसमें हम देखते हैं स्टेबिलिटी, मतलब ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर पॉसिबल है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, जो बड़े संगठन है उस तरीके वहाँ पर अलग अलग क्या है, डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ फंक्शन स्पेशलाइजेशन विच डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, जहाँ पर यदि कोई बड़ी संगठन है उसमें क्या चाहिए कि अलग अलग तरह के फंक्शन हैं, उसमें हम इसका संगठन का यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है, सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन। यदि कोई व्यक्ति अपने जो डिपार्टमेंट है बार बार उसी के काम को करेगा तो क्या है, उसको स्पेशलाइज हो जाएगा उसमें, उस डिपार्टमेंट में। कोऑर्डिनेशन टू इज इस्टेब्लिश, इसमें क्या होता है कि एक संगठन बनाने से उसमें क्या है, आपस में उन लोगों का तालमेल बना रहता है। जैसे कि ऑल द पर्सन वर्किंग विद इन ए डिपार्टमेंट आर स्पेशलिस्ट टू देयर रिस्पेक्टिव जॉब, इट मेक द कोऑर्डिनेशन इराइज एट ए डिपार्टमेंट लेवल, एक डिपार्टमेंट के लेवल पर उनमें आपस में तालमेल बना रहता है। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजर्स ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्म सेम टाइप ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसी एक्टिविटी को करता है, जिससे क्या होता है वो उस चीज़ में स्पेशलाइज हो जाता है और इंप्रूव क्या होती है, देयर एफिशिएंसी उसकी। और नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिमाइज कॉस्ट टू लीड। इसमें क्या होता है कि यदि एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में बार बार वो किसी एक्टिविटी को करेंगे और उसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे, जिससे क्या है कि उसमें डुप्लीकेशन नहीं हो पाता और कम एफर्ट में, कम कॉस्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि यदि किसी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं तो वो डिपार्टमेंट क्या है, अपने अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं, जिससे क्या है कि वो कहीं ना कहीं रहकर संस्था का जो ऑब्जेक्टिव था या मेन ऑब्जेक्टिव था उसको भूल जाते हैं। डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या है, यदि एक डिपार्टमेंट होगा उसमें क्या है, उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति बार बार उसी के काम को करेगा, लेकिन उसके अलग डिपार्टमेंट है जिससे उसमें क्या है वो तालमेल नहीं बिठा पाता, जिससे क्या होता है उनमें डिफ़िकल्टी
आती है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। इससे डिपार्टमेंट बनाने से क्या होता है, एक डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट हो जाता है, अच्छे से विकास हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो डेवलपमेंट होना चाहिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वह नहीं हो पाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें हर्डल पैदा हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिवाइडिंग द वूल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। पूरे संस्था को क्या है, पूरी संगठन को जो मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कोई संगठन है, क्या करता है, कोई संगठन है, इसमें क्या करता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, उसके बाद क्या होगा, कॉस्मेटिक का अलग हो गया, गारमेंट्स का अलग होगा, फुटवेयर अलग हो गया, स्किन केयर अलग होगा। ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर आगे जाके जैसे गारमेंट्स है, गारमेंट को आगे जाके क्या कर सकते हैं हम, आगे जाके और डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मेल्स के, फीमेल्स के, बेबी के, ठीक है। इस तरीके से हम आगे और डिवाइड कर सकते हैं इनको। और इनमें फिर आगे जाके क्या होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग अलग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, और परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है। इस प्रकार इसको डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसकी स्टेबिलिटी कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज सुटेबल इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी कोई संस्था या संगठन जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट का यूज करती है, बनाती है, उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग दिस डिवीजन इंडिपेंडेंटली विच मेक्स डिसीजन क्विक एंड इफेक्टिव। इसमें क्या होता है कि यदि कोई एक डिवीजन बना दिया जाता है, जो उसका मैनेजर है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वह खुद ले सकता है, तो उससे अपने टॉप लेवल से इतना पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे क्या होता है कि क्विक डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड इजीली ऑन द बेसिस एनी अनप्रॉफिटेबल डिवीजन कैन बी क्लोज। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी डिवीज़न है जो हमने क्रिएट किया है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, इस चीज़ को क्या है हम देख सकते हैं। यदि कोई हमारा डिवीज़न क्या है लॉस में जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम उसको क्लोज कर सकते हैं। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। यदि कोई डिवीज़न क्या है, इट फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। तो इसमें यदि हम किसी भी डिवीजन का क्या है ग्रोथ एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। इससे जो अलग डिपार्टमेंट है या डिवीज़न है उसमें किसी तरह की चेंज करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या हैं इसके। डिसएडवांटेज मतलब कमियाँ। कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिवीजन ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या है रिसोर्स के डिवाइड करने से। नेक्स्ट हम देखते हैं डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन। इसमें क्या होता है कि एक डिवीज़न है जो अपना अपना काम देखता है, दूसरे का तो देखता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि एक डिवीज़न को जो काम करता है हो सकता है दूसरा भी वही कर रहा हो। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, उनका डुप्लीकेशन हो सकता है। सेल्फिश एटीट्यूड। प्रत्येक डिवीज़न में अलग अलग सेपरेट होने से क्या हो जाता है, जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं उनमें एक सेल्फिशनेस आ जाते हैं, एक एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है अपना अलग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस पे बेस पे, फॉर्मल और इनफॉर्मल बेस पे कैसे कैसे होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, औपचारिक संगठन जो क्या है लिखित रूप में है, जिसके लिए रूल रेगुलेशन डिसाइड किए गए हैं, जो मतलब टॉप लेवल के द्वारा डिसाइड किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, फॉर्मल कहा जाता है। औपचारिक मतलब कोई भी लिखित में हो चीज़ वो क्या होती है, औपचारिक होती है। जो भी इनफॉर्मल क्या होता है, जो अपने आप बना है या मतलब लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, सेम टेस्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो क्रिएट हुआ है, उसको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। फॉर्मल में देखते हैं हम, दिस स्ट्रक्चर इज डिजाइन बाय मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इन विच द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन एन एंटरप्राइज आर करेक्टली डिफाइंड। इसमें क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किसी संस्था में काम करने वाले के लिए, सबके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और उनकी क्या है अकाउंटेबिलिटी, और उनका रिलेशनशिप, किससे क्या ऑर्डर मिलेगा और किसको किसके प्रति अकाउंटेबल होगा, वो पूरी तरह से डिफाइन होता है। इट कैन बी फंक्शनल और डिविजनल, ये फंक्शनल और डिविजनल हो सकता है। इसके फीचर क्या क्या है, इट इज डेलिबरेटेड क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ये क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और क्या होता है, यह एक रिटन फॉर्म में होता है, इट कैन बी रिटन फॉर्म। और नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज इम्पर्सनल, यह पर्सनल नहीं होता है, यह औपचारिक होता है, मतलब टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो तैयार किया जाता है, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से इसको नहीं बनाता है। इट इज क्लियर डिफाइनिंग, इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह से बताई जाती है कि किसे क्या करना है। इट्स क्रिएट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज क्या क्या है इसके। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। यदि फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि किसको क्या करना है, तो उनमें जो उनकी रिलेशनशिप है क्लियरली डिफाइन होगी। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, इसमें कोई भी व्यक्ति को उसकी जॉब अच्छे से डिफाइन कर देंगे तो क्या होगा कि कोई भी काम को हम बार बार नहीं करेंगे, उसमें ओवरलैपिंग नहीं होंगी। यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू एन एस्टेब्लिशिंग चेन ऑफ कमांड, इसमें यूनिटी ऑफ कमांड होगी कि प्रत्येक व्यक्ति को किससे ऑर्डर मिलना है, किसको क्या करना है, कहाँ से जो ऑर्डर चेन होगी वो क्या होगी, एक यूनिटी में होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, यदि सभी के हम क्या है गोल को अच्छे से डिफाइन कर देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति ह्यूमन है जो अपना काम अच्छे से करेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, संस्था के गोल को अचीव कर सकते हैं आसानी से। और इससे क्या है प्रॉपर ऑप्टिमम यूज ऑफ, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय कैन बी फेयरली प्रिडिक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल टू गाइड देम। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो बिहेवियर है उसको अच्छे से क्या किया जाए, डिफाइन किया जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक टिका रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, यानी इसकी कमियां क्या क्या हैं। द वर्क इज बेस्ड ऑन द रूल विच कॉज अननेसेसरी डिले, प्रत्येक काम को करने के लिए रूल रेगुलेशन होते हैं जिससे उससे काम करने में क्या होता है, डिले होते हैं। लैक ऑफ इनिशिएटिव, इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है टॉप लेवल के द्वारा लिया जाता है, तो इसमें सबॉर्डिनेट को इनिशिएटिव या उसको पहले करने की कभी भी मौका नहीं मिलता। लिमिटेड इन स्कोप, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड all human relationship is enterprise, it place more emphasis on structure and work। ये क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं देता, ये किसको बढ़ावा देता है, बस स्ट्रक्चर और वर्क को, कि काम करो बस, कुछ नहीं लेना देना एक दूसरे से। नेक्स्ट हम देखते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अनौपचारिक संगठन।
अनौपचारिक कौन से होते हैं कि जिनकी कोई लिखित नहीं होती, जो मतलब किसी के द्वारा तैयार नहीं किया जाता, वो अपने आप सेम, यदि किसी लोगों की सेम रुचि है, टेस्ट है, इंटरेस्ट है, उनके द्वारा क्या है वो अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन is that organization which is not established deliberating but come into existence because the common interest। कैसे existence में आते हैं? कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट, रिलीजन्स एंड कम्युनल रिलेशंस, इसके द्वारा यह क्या है? एग्जिस्ट होते हैं, मतलब ये अस्तित्व में आते हैं। द मेन पर्पज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। क्या है? आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करना ही इनका क्या होता है? उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय विद सिमिलर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, फिल्म्स, रिलीजन्स, मैनी फोरम्स देयर ओवर इनफॉर्मल ग्रुप्स। इस प्रकार अलग अलग टेस्ट के जो हमारे कर्मचारी क्या है वो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, यानी अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फीचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है इनफॉर्मल ग्रुप की। इनफॉर्मल ग्रुप की विशेषता, जैसे इसमें पहले इसकी डेफिनेशन के मीनिंग पढ़ के हमें पता चलता है कि क्या है कि ये पर्सनल इंटरेक्शन के द्वारा बनता है। इसका कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, कि फॉर्मल ब्लूप्रिंट नहीं होता कि किसके द्वारा क्या होगा, और इसका ना कोई रिटन रूल होता। इट हैज़ नो रिटन रूल एंड प्रोसीजर, इसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता। इट डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें कोई कम्युनिकेशन की फिक्स लाइन नहीं होती। जिसका एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट है वो आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इट इज़ नॉट डेलिब्रेटिंग क्रिएटिंग बाय द मैनेजमेंट, यह मैनेजमेंट के द्वारा तैयार नहीं किया जाता। इट इज़ पर्सनल मीन्स द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल आर कीप्ड इन माइंड, ये एक दूसरे की पसंद को यानी पर्सनल फीलिंग को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या है? इसमें क्या होता है? स्पीड, इसमें बार बार हमें क्या है पूछना नहीं पड़ता कि टॉप लेवल से मैनेजमेंट से कि हम कोई काम को ना करें। इससे क्या होता है? उन एक दूसरे के रिलेशनशिप अच्छे होने से टाइम स्पीडली होता है। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, एक दूसरे की जो सेटिस्फैक्शन है, एक दूसरे का जो ब्रदरहुड है, उसको हम क्या कर सकते हैं? बढ़ावा दे सकते हैं। क्विक सॉल्यूशन इन द प्रॉब्लम, इसमें क्या है? सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्विक होता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कैन स्पीक विदाउट हेजिटेशन बिफोर द ऑफिसर। जो सबऑर्डिनेट होता है अपने क्या है सुपीरियर के साथ बगैर किसी हेजिटेशन के आराम से बात कर सकता है और जल्दी क्विक सॉल्यूशन निकाल सकता है किसी भी प्रॉब्लम का। इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, कुछ डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या क्या है? इट्स क्रिएट रूमर्स, यह क्या है? रूमर फैला सकता है। ऑल द पर्सन्स इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टॉक केयरलेस एंड समटाइम ए रॉन्ग थिंग्स इज कन्वे टू द अदर पीपल। वो क्या है कि केयरलेस तरीके से बोलते हैं। कई बार क्या होता है किसी दूसरे तरीके को दूसरे लोगों को गलत बात कन्वे हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है? रूमर फैल जाते हैं। इट रजिस्ट चेंज एंड ले स्ट्रेस एंड अडोप्टिंग द ओल्ड टेक्निक, ये क्या है कि नई तकनीकों को अपनाने से डरते हैं और पुराने के साथ चलना पसंद करते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं किसमें? फॉर्मल और इनफॉर्मल। सबसे पहले तो मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या है कि इसमें जो फॉर्मल होता है, फॉर्मल ग्रुप, उसमें वेल डिफाइन होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्या होंगी, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ डिसाइड नहीं होता। ये क्या होता है? सोशल रिलेशनशिप होती है। नेचर क्या होता है? नेचर होता है रिजिड एंड स्टेबल, और ये क्या होता है? ये डायनेमिक होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अथॉरिटी क्या है? अराइजिंग बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट, अराइजिंग आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी क्वालिटी के द्वारा क्या होता है? इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अडेयरनेस टू रूल, वायलेशन
ऑफ रूल में लीड टू पेनल्टीज एंड पनिशमेंट। कोई रूल तोड़ने पर क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। इसमें क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप में रूल तोड़ने पर किसी तरह की पनिशमेंट ऑफ और क्या है, पेनल्टी नहीं लगाई जाती। फॉलो टू कम्युनिकेशन। फॉलो टू कम्युनिकेशन क्या होता है, टेक प्लेस थ्रू द स्केलर चैन। स्केलर चैन के द्वारा क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन फॉलो होता है। इसमें किसी तरह का कोई रूट या प्लान रूट नहीं होता जिसको फॉलो किया जाता है। अपनी मनमर्जी से उनका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ एक फॉर्मल ग्रुप का होता है कि किसी संस्था के गोल को अचीव करना, और इसमें क्या होता है कि अपना सोशल सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब होता है। फॉर्मेशन एंड और इसका ओरिजिन क्या होता है, जो फॉर्मल ग्रुप होता है, फॉर्मल ग्रुप का फॉर्मेशन किसका होता है, क्रिएट बाय टू मैनेजमेंट, और ये किसके, क्रिएट बाय एम्प्लॉय। ये जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसका। स्ट्रक्चर, फॉर्मल ग्रुप का स्ट्रक्चर वेल डिफाइन होता है, पहले से डिसाइड किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या टास्क करना है और उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। लेकिन इसमें नॉट क्लियर डिफाइन होता है कि मतलब किसी तरह का कोई डिसाइड नहीं किया जाता कि किसे क्या करना है। फॉलो ऑफ अथॉरिटी, इसमें अथॉरिटी का फॉलो क्या होता है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, और इसमें वर्टिकल एज हॉरिजॉन्टल, इसमें प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, फॉलो टॉप टू बॉटम की तरफ जाता है, जैसे डाउनवर्ड होता है। इसमें हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और क्या है, वर्टिकल भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी अधिकार अंतरण। मीनिंग, इट मीन्स द ग्रांटिंग द अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। इसमें क्या है कि कोई भी जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होता है या मैनेजर होता है, वे अपने काम को, वे यानी वर्कलोड को कम करने के लिए क्या करते हैं, अपने काम को सबॉर्डिनेट में डेलीगेट कर देते हैं, यानी हस्तांतरित कर देते हैं। द मैनेजर हु डेलीगेट अथॉरिटी होल्ड हिज सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइनिंग टास्क। कोई भी मैनेजर क्या है, यदि कोई डेलीगेट अथॉरिटी को डेलीगेट करता है, लेकिन क्या है, उसको सबॉर्डिनेट काम करे या ना करे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मैनेजर की होगी। टू मेक श्योर दैट हिज सबॉर्डिनेट परफॉर्म ऑल द वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन एक्सपेक्टेड मैनर, द मैनेजर क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। उसके लिए क्या है, सबॉर्डिनेट की अकाउंटेबिलिटी है, बनती है। प्रोसेस एंड एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, अथॉरिटी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी होती है जब कोई अपने काम को नीचे क्या करता है, डेलीगेट करता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिसने उस काम को डेलीगेट किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहती है। और अकाउंटेबिलिटी क्या है, जिसको काम दिया गया है या काम जिसको दिया गया है वो उस काम को परफॉर्मेंस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए देखते हैं। द अकाउंट अथॉरिटी क्या है, द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। अथॉरिटी दैट इज दैट पावर विच इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ अदर, कि अपने काम को सौंपना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। यह क्या है, ऑब्लिगेशन है। व्हेन ए सुपीरियर इश्यू ऑर्डर इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू कैरी इट आउट, की उसके सबॉर्डिनेट को काम करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, व्हेन ए सुपीरियर असाइन सम वर्क टू सबॉर्डिनेट ही इज आंसरेबल, वो उसके लिए क्या होगा, उसका जो यदि उसको काम को अच्छे से करता है या नहीं करता है, उसके फेलियर या पास के लिए वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा उसका सबॉर्डिनेट। प्रिंसिपल ऑफ absoluteness accountability. Authority can be
क्या बताया गया है कि अथॉरिटी कैन बी डेलीगेट, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नोट बी डेलीगेट बाय ए मैनेजर, एक मैनेजर के द्वारा अथॉरिटी को तो डेलीगेट किया जा सकता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। जिसको अथॉरिटी दी जाएगी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बनती है। द अथॉरिटी ग्रांट टू ए सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक, जो अथॉरिटी है उसको बैक वापस लिया जा सकता है, लेकिन रीडेलीगेट और दूसरे को डेलीगेट किया जा सकता है। लेकिन द मैनेजर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम एनी डिफॉल्ट और मिस्टेक इन पार्ट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट, यदि सबॉर्डिनेट के द्वारा किसी तरह की क्या है मिस्टेक कर दी जाती है, डिफॉल्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसको क्या है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के क्या है, इफ़ द चीफ एग्जीक्यूटिव आस्क मार्केटिंग मैनेजर, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है वो मार्केटिंग मैनेजर से क्या करता है कि सेल टारगेट देता है, 100 यूनिट पर डे का टारगेट देता है, और जो मार्केटिंग मैनेजर क्या हो वो अपने डिप्टी मैनेजर को क्या कर देता है, टारगेट दे देता है, और डिप्टी मैनेजर क्या है उसको टारगेट को अचीव करने में फेल हो जाता है। देन मार्केटिंग मैनेजर विल बी आंसरेबल फॉर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबॉर्डिनेट, जो डिप्टी मैनेजर था उसके वर्क परफॉर्मेंस के लिए कौन आंसरेबल होगा या अकाउंटेबल होगा, जो मैनेजर होगा वो अकाउंटेबल होगा। दस इस प्रकार की अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ द पर्सन हु डेलीगेट अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है, जो अथॉरिटी को डेलीगेट करता है। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्रोसेस क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, अराइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अराइज किया जाता है, फिर ग्रांटिंग अथॉरिटी, ग्रांट अथॉरिटी की जाती है, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है कि किसे क्या करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो मीनिंग, अथॉरिटी क्या होता है, राइट टू कमांड, कोई भी आदेश देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ओब्लिगेशन टू परफॉर्मेंस, ओब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क, जो ओब्लिगेशन आपको जो टास्क मिला था उसका ओब्लिगेशन, मतलब आपने किया या नहीं किया। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ असाइन काम, असाइन टास्क, जो आपने को टास्क दिया गया था उससे क्या आउटकम लिखा उससे क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है ओरिजिन, अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, फॉर्मल पोजीशन से अराइज होता है। अराइज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, डेलीगेटेड अथॉरिटी से अराइज होता है। और अकाउंटेबिलिटी किससे अराइज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है। फॉलो क्या होता है, ये अथॉरिटी होती है डाउनवर्ड, क्योंकि अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, यदि अथॉरिटी ऊपर से नीचे आएगी तो काम कौन करेगा, नीचे वाला करेगा, तो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाएगी। और अकाउंटेबिलिटी भी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाएगी। विड्रॉल का क्या है, इसको वापस लेना। अथॉरिटी को हम कभी भी वापस ले सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या है एक बार क्रिएट करने के बाद वापस नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसके क्या क्या महत्व हैं, लाभ हैं अपने काम को सबऑर्डिनेट में देने के। इससे क्या होता है, रिड्यूस द एग्जीक्यूटिव वर्कलोड, यदि कोई टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उसके पास ज़्यादा वर्कलोड है तो क्या करता है, अपने काम को नीचे डिवाइड कर देता है, जिससे क्या होता है उसका वर्कलोड कम हो जाता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यदि हम अपने सबऑर्डिनेट को क्या है कि बार बार किसी ड्यूटी को देंगे या कोई काम को कराएंगे, जो इससे क्या होता है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। कभी एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल, यदि हम छोटे छोटे कामों को डिवाइड कर देंगे उससे क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना डिसीजन ले पाएगा और आसानी से उसको
क्विक डिसीजन और बेटर डिसीजन ले पाएगा। हाई मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट, यदि हम प्रत्येक सबॉर्डिनेट को क्या करेंगे, अथॉरिटी को डेलीगेट करेंगे, तो इससे क्या होगा, उसका मोरल हाई होगा, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की क्या होगी, इच्छा जागृत होगी और उसको अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे क्या होगा, अपने काम को एफिशिएंटली और अधिक कैपेसिटी के साथ वो करेगा। बेटर कोऑर्डिनेशन, द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हेल्प टू डिफाइन द पावर, ड्यूटीज एंड आंसरेबिलिटी। इससे क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की हमें क्या पता चल जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की पावर क्या है, ड्यूटी क्या है और आंसरेबिलिटी क्या है, किसको उसको आंसर करना है, इसका पता हो जाता है। इससे बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, तालमेल स्थापित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी का सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो अपने काम को, अपने सबॉर्डिनेट को डिवाइड कर देता है, थोड़े थोड़े हिस्सों में डिवाइड कर देता, बांट देता है, जिससे क्या होता है, उसके पास इम्पोर्टेंट वर्क रह जाता है, जिससे क्या है, संस्था अच्छे से काम करती है। आगे हम देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में तो अभी हमने बताया कि क्या होता है कि अपने काम को छोटे छोटे पार्ट में अपने क्या है, सबॉर्डिनेट को बांट देना, वो तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। सेंट्रलाइजेशन इसका उल्टा है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि पूरा का पूरा जो संस्था में काम है उसको अपने पास ही रखना, एक मैनेजर के यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही सभी डिसीजन को लिया जाना ही क्या कहलाता है, सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। लेकिन आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे क्या हो रहा है कि संस्था एक्सपेंड होती जाएगी, वैसे वैसे क्या है, डिसीजन ज़्यादा लेने पड़ेंगे और उससे क्या होगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें ना तो ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए और ना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। हमें इन दोनों में क्या है कि बैलेंस बना के चलना चाहिए, ताकि क्या कर सकें, हम संस्था के गोल को अच्छे से अचीव कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो क्या है, इसके जैसा कि हमने पढ़ा है कि इससे टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या है, वर्कलोड कम होता है और क्विक डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। और इससे जो सबॉर्डिनेट हैं उनमें इनिशिएटिव की क्या होती है, क्षमता जागृत होती है। वो पहल करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, अपनी कैपेसिटी में सुधार कर सकें। मैनेजरियल डेवलपमेंट कैसे होता है कि जैसे जो अननेसेसरी काम है उनको क्या है, सबॉर्डिनेट में डिवाइड कर दिया जाता है और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या है, अच्छे इनिशिएटिव या इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है, जिससे क्या होता है, संस्था का विकास होता है। अब हम देखते हैं कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। नेचर डेलीगेशन क्या है, कंपलसरी एक्ट है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू चॉइस होता है, यदि उनकी मर्जी है तो करो, नहीं मर्जी तो नहीं करो। फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसमें क्या है, डेलीगेशन में लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है, क्योंकि क्या है, टाइम टू टाइम क्या होता है, कंट्रोल बाय सुपीरियर, अपने सुपीरियर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन ड्यू टू लेस कंट्रोल बाय द टॉप मैनेजमेंट है। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा कम कंट्रोल किया जाता है, जिससे क्या होता है, उनकी फ्रीडम ज़्यादा होती है। स्टेटस क्या होता है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी, इसमें टास्क और अथॉरिटी को शेयर किया जाता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो पॉलिसी ली जाती है, जो डिसीजन लिए जाते हैं, उनका डिसीजन होता है। स्कोप क्या है इसका, डेलीगेशन का है नैरो स्कोप है,
ठीक है, क्योंकि बार बार जो सुपीरियर है सबऑर्डिनेट को टोकता रहता है। और इसमें वाइड स्कोप है, इसमें जो सबऑर्डिनेट है वो फुल्ली फ्री होता है कि वो अपने काम को कैसे भी कर सकता है। पर्पज क्या होता है? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर, मैनेजर के बर्डन को कम करने के लिए डेलीगेशन किया जाता है। और इसमें क्या, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या किया जाता है? इंक्रीज द रोल एंड द ऑटोनॉमी ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो छोटे स्तर के क्या है, सुपीरियर इंक्रीज उनके रोल को, उनके दायित्व को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी की जाती है। और इसके साथ ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप क्या है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। थैंक यू फॉर वाचिंग।